नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। ये जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम जियोग्राफी का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। आपको पता है जियोग्राफी के 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके 5 से ऊपर तो पूछे ही जाएंगे और 8-10 के बीच में मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। तो जियोग्राफी का सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। पिछले कल हमने एचपीजीके का सेक्शन डिस्कस किया था, जहाँ पर 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। 154 जियोग्राफी का क्वेश्चन देखेंगे क्या है हमारे पास। यहाँ पर पूछा गया है विच माउंटेन सेपरेट्स एशिया एंड यूरोप। तो ऐसा कौन सा पहाड़ है जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। तो एशिया और यूरोप को जो अलग करने वाला माउंटेन है वो है यूराल माउंटेन। यूराल यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब यूराल माउंटेन जो है वो एशिया और यूरोप को अलग करता है। अब यहाँ से एक तो माउंटेन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो अलग अलग माउंटेन्स ऑप्शंस में दिए गए हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। जैसे कि अल्प्स माउंटेन दिया गया है, तो अल्प्स माउंटेन कहाँ पर स्थित है, ये यूरोप में स्थित है। रॉकीज माउंटेन दिया गया है, तो रॉकी माउंटेन कहाँ पर स्थित है, ये नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। एटलस माउंटेन कहाँ पर स्थित है, ये अफ्रीका में स्थित है। ये आप इम्पोर्टेंट इन माउंटेन्स के बारे में याद रखिए। और ये जितने भी माउंटेन्स हैं, जैसे कि हिमालय हो गया, यूराल हो गया, अल्प हो गया, रॉकी हो गया, ये सब जो है ये फोल्ड माउंटेन की कैटेगरी में आते हैं। माउंटेन्स को भी जो है वो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो ये फोल्ड माउंटेन्स की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 155 क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है द टाइप ऑफ रेन इन ह्यूमिड इक्वेटोरियल क्लाइमेट इज। तो आर्द्र भूमध्य रेखीय जलवायु में वर्षा का प्रकार कौन सा है। इनमें से किस तरह की बारिश वहाँ पर होती है। वहाँ पर जो है वो होती है कन्वेक्शनल रेन। ऑप्शन ए कन्वेक्शनल यानी कि संवहनीय रेन जो है वो सही आंसर होगा। अब कन्वेक्शनल रेन वहाँ पर होती है। अब यहाँ पर आप समझिए जो इक्वेटोरियल रीजन होता है वहाँ पर क्या होता है। वहाँ पर जो सन की किरणें होती हैं, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो वर्टिकली जो है वो धरती पर पड़ती हैं। अब ये वर्टिकल जब धरती पर पड़ती हैं तो ये धरती को हीट करती हैं, और जो सरफेस होता है वो जल्दी से जल्दी गर्म होता है। और वहाँ पर जो पानी वगैरह होता है वो जल्दी वेपर की फॉर्म में बनता है और ऊपर उठकर चला जाता है। अब ऊपर उठकर जब वो चला जाता है तब वो ऊपर जाकर कूल डाउन हो जाता है। फिर वो क्लाउड की एक फॉर्म ले लेता है, और क्लाउड की फॉर्म लेता है जिसको जो है कैसे लेता है, क्लाउड की फॉर्म कन्वेक्शनल के थ्रू एक क्लाउड की फॉर्म ले लेता है। और यही एक कारण है कि वहाँ पर जो है बारिश जो है मतलब लगभग जो है शाम को बारिश हो ही जाती है। इक्वेटोरियल रीजन है वहाँ पर, इसी कारण जो है वो शाम को डेली बारिश हो जाती है। तो ये एक छोटा सा रीज़न था। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है ये आप डिसाइड कर लीजिएगा। 156 क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर पूछा गया है ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन। तो ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप हो सकता है, देखो ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है। क्या समुद्र का स्तर बढ़ सकता है, क्या फसलों के ढांचे में बदलाव हो सकता है, क्या जो तटीय रेखाएं हैं उनमें बदलाव हो सकता है। तो ग्लोबल वार्मिंग से ये सभी हो सकता है। ऑप्शन डी जो है वो सही है। जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तब देखिए पहले ग्लेशियर पिघलेंगे, जब ग्लेशियर पिघलेंगे तब क्या होगा, समुद्र का स्तर जो है वो बढ़ेगा। अगर समुद्र का स्तर जो है वो बढ़ रहा है तो जितनी भी कोस्टल लाइंस हैं वो भी बढ़ेंगी, वो भी जल्दी जल्दी कम होंगी। तो उससे भी जो है उनकी जो लाइन है वो भी चेंजेस होगी, और क्रॉप का पैटर्न भी जो है वो एकदम से बदल जाएगा। ठीक है, तो ये सब आप भी याद रखिए ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन आप कमेंट करके बता दीजिए कि इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो कौन कौन सी हैं। कई बार आपको बता चुका हूँ जियोग्राफी के सेक्शन में कि इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज हैं, तो ये आप कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच स्टेट शेयर द बाउंड्री विद नागालैंड। तो कौन सा राज्य नागालैंड के साथ सीमा साझा करता है। नागालैंड के साथ किस राज्य के साथ सीमा साझा की जाती है। पहले तो देखिए मणिपुर के साथ भी, मणिपुर भी करता है, तो मणिपुर तो बिल्कुल सही है। असम भी करता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये भी करता है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब देखिए यहाँ से नागालैंड के बारे में पहले आपको कुछ बातें याद रखनी है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो नॉर्थ ईस्ट साइड जो है वो पड़ता है। ये जो मणिपुर है ये साउथ साइड पड़ता है, और असम जो है ये वेस्ट साइड पड़ता है। और नागालैंड की जो कैपिटल है वो क्या है, वो है कोहिमा। कोहिमा यहाँ की कैपिटल है, कोहिमा नाम याद रखिए। अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया जो है सबसे लंबा शेयर बाउंड्री का शेयर जो है कौन सी कंट्री के साथ करता है। तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी बाउंड्री हमारी लगती है। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री साझा करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, एक तो वेस्ट बंगाल है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और असम है। ये सब आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए क्या हमारे पास दिया गया है। यहाँ पर पूछा गया है विच
पेयर इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ थर्मल पावर प्रोजेक्ट। यहाँ पर कुछ थर्मल पावर प्रोजेक्ट दिए गए हैं, वो आपको बताना है कि कौन सा थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो सही यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले तो आप सही आंसर जान लीजिए। तो कवास थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो गुजरात में स्थित है, यही एक पेयर सही दिया गया है, बाकी ऑप्शंस गलत हैं। बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले दिया गया है कोरबा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। जो कोरबा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये छत्तीसगढ़ में है। रामागुंडम थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? तो रामागुंडम थर्मल पावर प्रोजेक्ट तमिलनाडु में नहीं है, ये तेलंगाना में स्थित। उसी तरह बात करेंगे तालचर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो तालचर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो उड़ीसा में स्थित है। ये आप याद रखिए कि ये कहाँ पर स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में नहीं, उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। पृथ्वी की औसत घनत्व जो है वो क्या है? पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो है 5.517 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये जो है अर्थ की एवरेज डेंसिटी है। उसी तरह अगर डायमीटर की बात करेंगे कि अर्थ का डायमीटर कितना है, तो 12,760 किलोमीटर जो है वो अर्थ का डायमीटर है, ये आप याद रखिए। और पृथ्वी जो है वो कितना टाइम लेती है अपने एक्सिस के अराउंड घूमने में? तो पृथ्वी जो है वो 23.9 आवर्स, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आप 23 घंटे ही रखिए, 24 घंटे इतना टाइम जो है वो पृथ्वी अपने एक्सिस के अराउंड घूमने में लेती है। और ये कितना टाइम लेती है सन के अराउंड रिवॉल्व करने में? तो ये सन के अराउंड रिवॉल्व करने में 365 डेज जो है वो लेती है। अगर एग्जैक्टली बात करें तो 365.26 डेज जो है वो एग्जैक्टली ये लेती है। और अर्थ को जो है वो कितना ईयर्स ओल्ड माना जाता है? तो अर्थ को जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 4.54 बिलियन ईयर्स ओल्ड जो है वो माना जाता है। तो ये सब चीज़ें आप छोटी छोटी याद रखिएगा यहाँ पर जो मैंने आपको बताई। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है एपिरोजेनेटिक मूवमेंट गिव राइज टू। ये जो एपिरोजेनेटिक मूवमेंट होती हैं ये किसको राइज देती हैं? तो ये फोल्ड माउंटेन्स को राइज करती हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब एपिरोजेनेटिक मूवमेंट फोल्ड माउंटेन्स को राइज करती है। मैंने अभी आपको बताया फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ अगर आपने नहीं सुना है। इसमें यूराल माउंटेन आता है जो कि एशिया को यूरोप से अलग करता है, हिमालयाज आते हैं, अल्प माउंटेन आता है जो कि यूरोप में स्थित है, रॉकीज आते हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। ये आप याद रखिए फोल्ड माउंटेन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है 141 क्वेश्चन में टाइड्स आर काउज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द। तो जो गुरुत्वाकर्षण के बल से जो है ज्वार उत्पन्न होता है वो कैसे होता है? तो वो होता है सन एंड मून ऑन दी अर्थ। तो सन, पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य, इन तीनों के पुल और पुश से जो है वो टाइड्स अक्कर होती हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द स्टेट विच सेपरेट अफ्रीका फ्रॉम यूरोप। तो ऐसी कौन सी स्टेट है जो अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है? मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्टेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो अलग करती है किसको? अफ्रीका को यूरोप से। अगर देखिए स्ट्रेट्स के बारे में हम कुछ और भी जानेंगे तो ये जो जिब्राल्टर स्ट्रेट है ये मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशियन से भी अलग करती है। ठीक है, ये आप याद रखिए। इसके अलावा फ्लोरिडा स्ट्रेट है, फ्लोरिडा स्ट्रेट जो है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको को जो है वो अटलांटिक ओशियन से अलग करती है। पाक स्ट्रेट जो है वो इंडिया को श्रीलंका से अलग करती है। और बेरिंग स्ट्रेट जो है वो आर्कटिक ओशियन को बेरिंग सी से अलग करती है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एल नीनो इज एन। तो एल नीनो है एक क्या है ये? तो ये जो है एबनॉर्मली वार्म ओशियन करंट है, असामान्य रूप से गर्म समुद्री धारा है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। एल नीनो के बारे में देखिए आपको डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से कुछ और क्वेश्चंस तो नहीं बनेंगे, परंतु एल नीनो का मतलब आप समझ लीजिए इसको क्या मतलब। स्पेनिश लैंग्वेज है ये, तो इसमें इसको द बॉय भी कहा जाता है, मतलब इस तरह से कुछ है, तो बॉय भी इसको कहा जाता है। बाकी इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानने को नहीं आपको यहाँ से मिल सकता। अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा तब आपको यहाँ से डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कौन से यहाँ पर स्टेट्स दिए गए हैं अलग अलग, कौन से स्टेट से पास होती है? पहले हिमाचल तो आप कैंसिल कर दीजिए, अगर हिमाचल कैंसिल हुआ तो जम्मू कश्मीर भी जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब बिहार और झारखंड जो है वो बचा, तो इसका सही आंसर झारखंड है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है
ये कितने स्टेट से होकर गुजरती है? तो ये 8 स्टेट से होकर गुजरती है, 8 इंडियन स्टेट से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं ये 8 इंडियन स्टेट? एक तो पहला गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा मध्य प्रदेश है, चौथा छत्तीसगढ़ है, पांचवा झारखंड है, छठा वेस्ट बंगाल है, सातवां त्रिपुरा है और आठवां जो है वो मिजोरम है। ये आप याद रखिए कि ये कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कितने स्टेट से होकर गुजरती है, कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है, सब आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है अमरकांतक प्लेट्यू मार्क्स द ओरिजिन ऑफ द रिवर। तो ये जो अमरकांतक पठार है ये किस नदी की उत्पत्ति का स्थान है? तो ये जो अमरकांतक प्लेट्यू है ये ओरिजिन माना जाता है नर्मदा नदी का। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नर्मदा नदी का ये ओरिजिन माना जाता है। मैंने पहले भी जब भी नर्मदा नदी की बात होती थी तो मैंने आपको बताया है कि नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है। तो ये अमरकांतक प्लेट्यू से जो है वो निकलती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है नर्मदा नदी से रिलेटेड कि सरदार सरोवर डैम जो है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है। तो ये जो सरदार सरोवर डैम है ये नर्मदा नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। कई बार एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जबलपुर जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो जबलपुर जो है, जबलपुर सिटी जो है वो नर्मदा नदी के किनारे जो है वो स्थित है। बाकी अब आप लोगों के लिए जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है और ये कहाँ पर, इनके कौन कौन से स्टेट्स को इसको शेयर करते हैं, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। एटलीस्ट कौन सी नदी पर है ये तो आपको पता होना ही चाहिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हमें ज्वाइन कर लीजिए। इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो दिया गया है। अगर मान लीजिए किसी के पास टेलीग्राम का लिंक काम नहीं करता तो वो स्मॉल लेटर्स में @allexam31 लिखें और सर्च करें, उनको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 7,900 से अधिक फॉलोअर हमारे टेलीग्राम पर हैं, तो इजीली आपको मिल जाएगा। So that's all for today. Thank you very much for watching and listening it very patiently.